नींद से बोझल आंखें आहिस्ते से खोली। नींद में दर्द की टीसें और भारीपन महसूस हुआ। शायद रात सोने से पहले बहुत देर रोने की वजह से। कंफर्टर अब भी चेहरे पर था। रोते रोते इतनी गहरी नींद में वो कब गई पता ही न चला। धीरे से चेहरे से कंफर्टर को हटाया। दीवार में नस्ब जहाजी साइज टीवी स्क्रीन की रोशनी के बायस अंधेरे में डूबा कमरा मुख्तलिफ रंग बदल रहा था। अलबत्ता टीवी की आवाज़ बंद थी। वो कब बाहर से कमरे में आया खबर नहीं। बड़ी एहतियात से वो बेड पर से उठी। उठते ही निगाह सोफे पर उठी। दुरान कुशन को पाँव में भींचे सीने से लगाए सोफे की लंबाई रुख नींद दराज सो रहा था। हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से अलार्म घड़ी उठाई। सुबह के 4:30 बज रहे थे। बेड से उतरकर छोटे छोटे कदम उठाती सोफे तक आई। टीवी की रोशनी दुरान के चेहरे के रंग को भी बदल रही थी। घनी पल के मूंदे वो मासूमियत की इंतहा को छू रहा था। सफ़ेद शर्ट की आसीनें थोड़ी सी कलाइयों तक मुड़ी हुई थीं। शर्ट में जगह जगह शिकन पड़ गए थे। पाँव में जराबें मौजूद थीं। बदलती रुत जैसा वो शख्स इस वक्त उसकी आंखों में मोहसिन मोहब्बत के समंदर से यकसर बेखबर गहरी नींद में था। कुछ हासिल नहीं, वो सैराब था। वक्त एक हसीन ख्वाब, और एक दिन उसे इस ख्वाब से बेदार होना था। दौरान से मुलाकात उसका ख्वाब था। वो पूरा होने के बाद दिल ने उसको पा लेने का ख्वाब देखा, और अल्लाह ने झट से वो भी पूरा किया। लेकिन साथ ये भी समझा दिया, हर ख्वाब हकीकत बन जाए तो ज़रूरी नहीं वो ख्वाब ही की तरह हसीन हो। कुछ ख्वाब हकीकत का रूप धार कर भी मंजिल नहीं हुआ करते। यूं ही दौरान के वजी चेहरे पर निगाहें जमाए वो इस्तिसाई अपने दिल की हालत पर मुस्कुरा दी। थोड़ा सा झुकी और बेख्तियार उसका कंधा हिला दिया। पहली दफ़ा कंधा हिलाने से उसे हल्का सा कसमसाकर मूंदी पलकें उठाई। फिसलमंदी से खुद पर झुकी जावेरिया को देखा। वो बेड पर चले जाते आप। अब मेरी नींद पूरी हो गई है। अपनी बेख्तियार हरकत पर एक लम्हे को तो सटपटा गई, फिर फ़ौरन उसे जगाने की वजह बताई। दुरान जो ज़हन पर जोर डाल रहा था कि इस वक्त उसके कमरे में क्या कर रही है, एकदम से सब याद आ गया। वो तो पहले भी अक्सर टीवी देखते हुए सो जाता था। फ़र्क सिर्फ इतना था, तब बेड और नाइट गोन में मलबूस होता था। आज उसकी वजह से पेंट शर्ट में ही सोना पड़ा। और अब खुद पर चूकी लड़की पर बेपनाह गुस्सा आया। मुझे नींद से उठाने की क्या जरूरत थी? चिड़चिड़े लहजे में उल्टा सवाल दागा। वो हिफ्फत से लबों को मेज कर सीधी हुई। दुरान अब माथे पर पल डाले घूर रहा था। असूल नंबर 3, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ सो जाओ जाकर। मुझे अब नहीं सोना, मैं उठ गई हूँ, नमाज पढ़ूंगी, इसीलिए जगा दिया। और वसाहत दी। मैंने आपको कहा था कि अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद मुझे आकर बताइएगा। अन्नू सेवरी चढ़ाए तन से सवाल किया। जवेरिया का चेहरा हिफ्फत के बायस सर्द पड़ा। कितना बदतमीज सा वो। तीसरा असूल अब बताया आपने, आइंदा ख्याल रखूंगी इस बात का। सपाट लहजे में सराय से जवाब देती वो वहां रुकी नहीं थी। तेज तेज कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। दुरान ने झुंझलाकर कुशन एक तरफ मारा और सर के बालों को दोनों हाथों में जकड़ा। क्यों इतना रूड हो रहा हूं मैं इससे? लेकिन वो भी तो बीवी बन रही है। एक झटके से अपनी जगह से उठा। टीवी बंद किया और बेड की तरफ कदम बढ़ा दिए। लकड़ी के बोसीदा बंद दरवाजे पर धड़ाधड़ हाथ मारते हुए वो पूरी कुव्वत से चिल्ला रही थी, अम्मी दरवाज़ा खोले। आंसू से तर चेहरा, पड़े खून और मिट्टी में अटे कपड़े। वो लगातार स्टोर का दरवाज़ा बजा रही थी। माथे से खून बहकर गर्दन तक आ चुका था। एक आंख सोजिश के बायस तकरीबन सुर्ख हो रही थी। आसमानी रंग के जोड़े पर जा बजा रगड़ों के और खून के धब्बे थे। सुनैना, जुवेद, खोलो दरवाज़ा। मैरी, तुम खोलो दरवाज़ा, एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लो तुम लोग। दरवाजे को पीटते हुए मुसलसल चीख रही थी। मजाल है कोई सुन रहा हो। सब ठीक हो गया था इन 2 माह में। जॉन की सेहत अच्छी हो गई थी। उस स्टोर में सफाई करने के लिए भी जाने लगा था। जुवेद को आमना के मामू ने अपने असर और रसूख से लड़के के घर वालों को पैसे देने के बाद केस माफ़ करवा दिया था। सुनैना की रहबर के साथ मंगनी हो गई थी। और 2 माह पुरसुकून गुजारने के बाद जोवेद को ही कहीं से यह खबर मिली कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। घर आते ही उससे वावेला मचा दिया। वो जिस वक्त ट्यूशन से फारिग होकर घर पहुंची, घर में एक क़यामत का समा बरपा था। उसकी इस्लामी किताबें, जाय नमाज सब स्टोर से बरामद कर लिया गया था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, जोवेद उस पर झपट पड़ा। जॉन और जोवेद ने उसे मार मार कर अधमोआ करके अब स्टोर में बंद कर दिया था। घर में किसी की मौत हो जाने जैसा समा था। कितनी देर दरवाज़ा पीटने के बाद थक हार कर वो दरवाजे से टेक लगाती वहीं बैठ गई। घुटनों में चेहरा दिए अभी यूं ही बैठे चंद मिनट ही गुजरे थे जब बाहर से चीखों पुकार की आवाज़ आने लगी। वो टहल कर अपनी जगह से उठी। अम्मी, क्या हो रहा है बाहर? सुनैना, खोलो दरवाज़ा।
घबराहट के बाद दिल खौफसदा होकर जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर से सबके रोने की और चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। जोई, अब्बा, कोई तो सुनो, खोलो दरवाज़ा। दरवाजे की कुंडी अचानक से खुली और दरवाज़ा खुलते ही उसके बाल पर सन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। सू आंखों से तर चेहरा लिए मरियम उसके सामने खड़ी थी। आग लगा रहा तेरा अब्बा अब खुद को। मनूस, जश्न मना, बचा ले जाए नमाज। मरियम ने गला फाड़ कर कहा और तेजी से पलटी। वो एक लम्हे के लिए बात समझने को साकिन हुई और फिर पागलों की तरह मरियम के पीछे भागी। जोई, अब्बा ने पेट्रोल छिड़क लिया है, आग लगाने जा रहे हैं खुद को, रोको उन्हें। सुनैना की चीखती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो टांगें काम गईं। सर पर भागती वो कमरे में पहुंची। जॉन हाथ में माचिस लिए खड़ा था। मेरी टांगों से चिमटी हुई थी। कमरे का फर्श गीला था। पेट्रोल की तेज खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। जो वे शायद घर में नहीं था। अब्बा, क्या करने जा रहे हैं ये? फटी आवाज़ में चीखती हुई वो एक ही जिस्म जॉन तक पहुंची, जो अब माचिस की डब्बी को खोल चुका था। मरियम, इसे मेरे करीब ना आने देना। जॉन ने ऊंची आवाज़ में गर्ज कर कहा और हाथ सीधा थाने उसे अपने करीब आने से रोका। अब्बा, मत करें ऐसा, प्लीज़ अब्बा। ये भरकर वो जॉन के बाजू से लटक गई। कमरे के फर्श पर पेट्रोल की छींटों के साथ माचिस से निकली सारी तिलियां बिखर गईं। मुझे मरने दो या खुद मर जाओ, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। जॉन ने एकदम उससे अपना बाजू छुड़ाने के लिए एक झटका दिया। जॉन अब बाकी बची तिलियों में से तिली निकालने की कोशिश कर रहा था। अब्बा, मुझे दे दे माचिस अब्बा। वो झटका खाकर पीछे हुई, लेकिन फिर अगले ही पल फिर से जॉन के बाजू से झूल गई। पीछे हट जाओ, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। जॉन ने एकदम अपना बाजू छुड़ाकर उसे गले को दबोच लिया। जोई ने अपनी बाहें ढीली छोड़ दी। जॉन के हाथों की गिरफ्त उसकी गर्दन की गिर्द भर रही थी। चंद सेकंड्स में ही सांस बंद होने जैसा एहसास होने लगा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। जॉन वहशत सदा सुर्ख चेहरे के साथ पूरी कुव्वत लगाए हुए था। जोई कोई मजम्मत नहीं कर रही थी। बाहर खोबलती आंखों से निकलता पानी अब गाल भिगो रहा था। जॉन, जॉन, क्या कर रही हो? मर जाएगी वो, छोड़ दो उसे। बिलखती चीखती मरियम जॉन के कंधे में छोड़ रही थी। मैरी के मसलसल रोने की आवाज़ें गूंज रही थीं। अब्बा, मर जाएगी, छोड़े अब्बा, छोड़े। सुनैना बिलख रही थी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधलाने लगे। ए अल्लाह, मेरी मौत के वक्त मुझे कलमा पढ़ना नसीब हो। अपनी मांगी दुआ ज़हन में खोजी और दिल कलमा पढ़ने लगा। अचानक जॉन के हाथों की गिरफ्त ढीली हुई और वो एक तरफ लुढ़क गया। जॉन के हाथ की गिरफ्त खत्म होते ही एक गहरी सांस लेकर उसे शदीद खांसी का दौरा पड़ा। वो खांस रही थी और बाकी सब अब जॉन पर झुके थे। अब्बा, अब्बा उठे। जॉन, जॉन, आंखें खोले। कानों में पड़ती आवाज़ें मध्यम से अब वासियाँ होने लगी। वो जो खांसते खांसते बैठ गई थी, एक झटके से अपनी जगह से उठी। जॉन आंखें बंद किए ज़मीन पर चित लेटा था। मैं टैक्सी लेकर आती हूँ, फटी आवाज़ में कहती वो पागलों की तरह सीन की तरफ भागी। कमरे का दरवाज़ा ऐसे ऐसे बंद करने के बाद वो बाहर निकली। हल्के जर्द रंग के फ्रॉक पर सफ़ेद बड़े बड़े फूल बने थे। फ्रॉक लंबी मैक्सी की तरह थी। आस्तीन पूरी और चूड़ीदार थे। गले में सफ़ेद सफ़ाफ को घुमाए बालों की ढीली सी पोनी किए वो बंद दरवाजे के आगे खड़ी सामने राहदारी की तरफ देख रही थी। दोपहर का 1 बज रहा था। दौरान तो गधे घोड़े बेचकर ऐसा सोया कि उठने का नाम नहीं ले रहा था। आज तो रुसीन भी नाश्ते का या लंच का पूछ नहीं आई थी। थक हार कर वो अब कमरे से बाहर आ गई थी। चमचमाती सफ़ेद फर्श वाली राहदारी से आगे लॉन्च की तरफ कदम बढ़ाए वो इर्द गिर्द लगी पेंटिंग्स और सजावटी चीज़ों को देख रही थी। सफ़ेद रंग की बंद जूतों में मुकेत पाँव बिना आवाज़ के फर्श पर आगे बढ़ रहे थे। कमरे से बाहर निकलने का मकसद सिर्फ रोज़ीन को तलाश करना था, लेकिन अभी वो राहदारी से गुजरकर लिफ्ट के पास लॉन्च की सीढ़ियों तक पहुंची थी, जब ऊपर से एक मर्दाना आवाज़ से कदम रोक दिए। पहले मैं समझता था लोग बकवास करते हैं कि दुरान मलिक संकी है, सरफिरा है। जोई चौंक कर पलटी। बुरहान लिफ्ट के दरवाजे के आगे खड़ा था। सफ़ेद पेंट, ग्रे टी शर्ट और जेल-ज़दा बालों को बड़े सलीके से पीछे किए वो जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाए खड़ा था। हाथ में मोबाइल थामे वो कहीं जाने के लिए तैयार था। लेकिन अब यकीन हो गया है वो संकी नहीं, एक नंबर का बेवकूफ़ भी है। मुस्कुराहट गहरी हुई। वो चंद कदम चलता हुआ चवैया के बिल्कुल सामने आ गया था। चुभती निगाहें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। उसकी निगाहें अजीब तरह घुटन का शिकार कर रही थीं। वो सर से पाँव तक उसे हकारत से जांच रहा था। बुरहान से ये उसका बाकायदा पहली दफ़ा आमना सामना था। हेलो, मैं बुरहान मलिक, रिश्ते में छोटा देवर लगता हूँ तुम्हारा। तहन्नुस इस सजाया मुस्कुराहट के साथ हाथ आगे बढ़ाया।
जवेरिया ने एक नज़र मुसाफे के लिए बढ़ाए हुए उसके हाथ पर डाली और फिर बिलाजवाब स्कार्फ को गले पर दुरुस्त करती एक तरफ हुई। इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाती, बुरहान उचक कर फिर से उसके सामने आया। वाह, रब ने बना दी जोड़ी। शक्ल नहीं तो अकड़ तो दुरान जैसी ही है। देखते हैं ये एक जैसी अकड़ वाली जोड़ी का टाइम पीरियड कितना है। एक और तंज का तीर था। वो अपनी गाहें और सर मसीह झुका चुकी थी। वो बिलाज वजह उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। वेल, अब मुलाकात तो होती रहेगी। नाइस टू मीट यू भाभी। थोड़ा सा गर्दन को हम देता वो उसके झुके चेहरे को देखकर एकदम से पलटा और फिर सीटी बजाता लाउंज की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही हवाइयाँ उड़े चेहरे के साथ वो वापसी के लिए कदम बढ़ा रही थी जब यकदम लिफ्ट खुली और असवन मलिक और रूबी लिफ्ट से बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम। बेख्तियार ही उसने दोनों को सलाम झाड़ा। लहजा भी बुरहान की बेतों की इस बातों की वजह से अंदरूनी घबराहट का मासी था। रूबी ने तो नाक भींचे चेहरे का रुख मोड़ लिया। अलबत्ता असवन मलिक ने बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट के साथ सलाम का जवाब दिया। वालेकुम सलाम। वो भी जवाबन मुस्कुराई और इससे पहले कि पलटती असवन मलिक की आवाज़ पर फिर से रुक गई। दुरान देर से उठता है, हमारे साथ नाश्ता करो। असवन मलिक का लहजा अब भी मोहब्बत भरा था। हैरत है, वो लोग दोपहर के 1 बजे नाश्ता करने लगे थे। दुरान जल्दी भी उठे तो कौन सा हमारे साथ बैठता है। असवन मलिक की बात पर रूबी ने कटीले लहजे में तंज पर मुस्कुराया। दुरान को छोड़ो बेटा, आओ तुम चलो हमारे साथ, नाश्ता लग चुका है। असवन मलिक ने फौरन रूबी की बात को घेराव किया और डाइनिंग हॉल की तरफ इशारा किया। उनका लहजा और अंदाज ऐसा था कि जोई मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। खाने के कमरे में डाइनिंग मेज पर नाश्ते के तमाम लवाजमात सज चुके थे। रोसेन वहीं हाथ बांधे खड़ी थी। जोई को देखकर मुस्कुराई। टोस्ट, मुख्तलिफ ताज़ा जूस, जैम्स, ऑमलेट, अंडे, मामलेट, इतना ढेर सारा नाश्ता सिर्फ 2 बंदों के लिए सजाया गया था। मेज़ पर एक अचट्ठी निगाह डालती वो कुर्सी पर बरजुमान हुई। दुरान ने हमारा तारुफ तो करवा दिया होगा। कुर्सियों पर बैठते हुए असुन मलिक के जवाब पर वो एक लम्हे के लिए मुतसब्सिब हुई। दुरान का तारुफ याद आया। जी, आहिस्ते से जवाब दिया। रोसेन अब सबके सामने प्लेट सजा रही थी। ज़रूर कुछ बुरा ही बताया होगा हमारे बारे में। रूबी का तंज भरे लहजे में कहा क्या जुमला गूंजा। जवेरिया ने चौंक कर देखा, वो नाक खुलाए बैठी थी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। रूबी बता रही थी आप कराची से हो। कराची के किस इलाके से हो? हसन मलिक के सवाल पर टोस को उठाते हाथ एक पल को थमे। रूबी बड़े नाजुक अंदाज में जूस पीते हुए उसे देख रही थी। पैंट शर्ट में जदीद फैशन से लेस वो औरत घर में भी ऐसे तैयार थी जैसे वो किसी तकरीब में जा रही हो। डिफेंस। जवेरी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए दौरान का सिखाया वो झूठ बोला। गला साफ किया। टोस की छोटी सी वाइट ली। ओह गुड, और आपके पेरेंट्स? असवन ने सर हिलाते हुए अगला सवाल पूछा। रूबी ने असवन के ग्लास में जूस उंडेलते हुए तीखी निगाहों से उस पर जमाई जैसे उसका झूठ पकड़ रही हूँ। वो टोस को आहिस्ते से चबा रही थी। 2 सेकंड का तौकुफ लिया। पेरेंट्स के सवाल पर एकदम से दिल में टीस उठी। गले में अटकती बांस को निकला। मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने ताल्लुक ख़त्म कर दिया था मुझसे। इस सवाल का जवाब झूठ नहीं था। रूबी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अनिल की आवाज़ आने पर मुंह फिर से बंद किया। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वो टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस आज अक्सर मुख्तलिफ लग रहा था। असवन मलिक से हाथ मिलाने के बाद जवेरिया के साथ मुस्कुराहट का तबादला किया। इससे पहले अब तक जवेरिया ने उसे हमेशा पेन कोट और टाई में ही देखा था। वो कुर्सी को पीछे धकेलते हुए बैठ रहा था। अनिल के आ जाने पर उससे सुख का सांस लिया। असवन मलिक अब अनिल से बातों में मशगूल हो चुके थे और सर झुकाए आहिस्ते से टोस्ट चबाने लगी। दोपहर 3 बजे बेवरली हिल्स में आज सूरज बहुत दिन बाद पूरी आबोताब से चमक रहा था। गहरे नीले रंग की बोगाटी अटलांटिक तारकोल में लिपटी शफाफ सड़कों पर मंगोलिया बेकरी को पीछे छोड़ती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। दौरान ड्राइविंग सीट संभाले हुए था जबकि अनिल उसके साथ वाली सीट पर परचुमान था। आंखों पर स्याह शीशा लगाए स्याह लेदर जैकेट के नीचे सफ़ेद टी शर्ट पहने वो चेहरे पर ब्लाक की सख्ती सजाए हुए था। अनिल कुछ देर खामोशी से उसको घूरने के बाद अब अपना रुख उसकी तरफ मुड़ चुका था। कब तक चलेगा ये सब? अनिल की आवाज़ पर उससे चौंक कर एक निगाह उस पर डाली और फिर अपने सामने शीशे पर जमा दी। अनिल बार बार बैक मिरर से बेकरी को देख रहा था जहाँ से कुछ देर में ही लड़की ने बाहर आने वाली थी। क्या? इंतहा को छूता अनजानपन। हर महीने की तरह आज भी कार्ड को पैसे देने के बाद वो फ़ौरन वहाँ से निकले थे। तुरंत वो पैसे बेकरी में मुलाजमत करती जैसिका नामी उस 23 साल लड़की को भिजवाता था
और ये अमल पिछले 2 साल से जारी था। यहाँ आते हो, उसे देखते हो, पैसे भिजवाते हो, चले जाते हो। अनिल ने गाड़ी के बैक मिरर में बेकरी के बाहर निकलती लड़की को देखा, जो हाथ में लिफाफा थामे सड़क पर बेचैनी से दाएं बाएं निगाहें दौड़ा रही थी। बात करो उससे, बताओ उसको सब। लड़की इस दफा फिर मायूसी से सर झुकाए बेकरी में वापस जा रही थी। अनिल की बात पर दुरान के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई थी। स्टीयरिंग पर हाथ की गिरफ्त महसूस हुई। नहीं, अभी नहीं। स्टीयरिंग मोड़ा, टायर चरचराए। अनिल ने बामुश्किल खुद को संभाला। अभी कुछ और सच जानने बाकी हैं, फिर एक दफा ही सब सामने लाऊंगा, ताकि कोई पीछे ना हट सके, सबूत ना मिटा सके। पूरी इत्तेमाद लहजा था। अनिल ने दांत पीसे, तेवी चढ़ाई। जब इतने सालों से वो राज को दफन किए हुए हैं, तो तुम क्यों उन्हीं की जबानी सब सुनना चाहते हो? तोड़ दो अपनी खामोशी। गाड़ी की रफ्तार उसकी बात पर और बढ़ गई। अनिल ने तासुब से सर को दाएं बाएं जंपिश दी। बस तस्कीन चाहता हूँ। सपाट लहजे में जवाब दिया। अनिल ने हल्की से एक निगाह डाली और फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर निगाह जमाई। मैक्स टीवी वाले इंटरव्यू के लिए बहुत तंग कर रहे हैं, क्या कहूँ? मगन से अंदाज में सर झुकाए पूछा। वो उसकी अपॉइंटमेंट लिस्ट चेक कर रहा था। मना कर दो, मैं किसी को कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता। इस फिल्म के बाद देखूंगा। सपाट लहजे में उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया। अनिल ने लब भींचे और सर हिला दिया। फिर खिड़की के बाहर नजर जमा दी। 1 घंटा 20 मिनट और 3 सेकंड वो वक्त नोट कर रही थी। बुत बनी वो पागलों की तरह इस वक्त से बेड पर बैठी थी। सफ़ेद फ्रॉक पर सुर्ख गर्म शॉल कंधों पर डाले और कंफर्टर को घुटनों तक ओढ़े। चेहरे पर 12 बज रहे थे। दौरान टीले से स्याह सफ़ेद लाइनिंग ट्राउज़र के ऊपर स्याह हुड पहने सोफे पर बैठा था। टीवी पर कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, जिससे मोहतरम बड़े अनामाक से देखने में मसरूर थे। बीच में कभी फ़ोन पर भी निगाह डालता, लेकिन फिर से निगाहें सामने टीवी पर जम जाती। 1 घंटे में ये उसकी दूसरी सिगरेट थी जिसे वो सुलगा रहा था। इंतहाई बोरियत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, जिसको समझने में वो पिछला 1 घंटा ज़ाया कर चुकी थी और अब सर और आंखों में शदीद तकलीफ थी। टीवी देखने का उससे शौक नहीं था, लेकिन सामने चलती सिनेमा स्क्रीन कबूल थी, अगर कुछ ढंग का लगा हो तो। देखो, दूसरा असूल ये है कि हम कमरे में आपस में कोई बात नहीं करेंगे। मुझे ऐसा महसूस करना है कि यहाँ अब भी कोई नहीं। दुरान की पास कर सेन में खूंजी। नीचे लब को आहिस्ते से दांत में दबाए उसकी तरफ देखा। वो राख एस्ट्रे में जा रहा था। अगले ही लम्हे वो कंफर्टर टांगों से हटाती अपनी जगह से उठी। वो दूसरे ही दिन उसका दूसरा असूल तोड़ने जा रही थी। फ्रॉक और शॉल को दुरुस्त किया, स्लीपर की तरफ देखा, लेकिन नंगे पाँव ही आहिस्ते से चलती वो अब सोफे के करीब उसके पास खड़ी थी। हाथ पीछे बांध रखे थे और निगाहें उस पर जमी थी। भोनी पीछे शॉल में छुप गई थी, जबकि कुछ स्प्रिंग की तरह झूलती लटें चेहरे के दोनों अतराफ में थोड़ी तक आ रही थीं। टीवी पर निगाहें जमाए वो कब से खुद को ये समझा रहा था कि वहाँ बेड पर कोई नहीं बैठा, लेकिन अजीब कश्मकश थी। वो चाहकर भी उससे लापरवाही नहीं बरत पा रहा था। वो कमरे में मौजूद कोई चीज़ नहीं थी, एक जीती जागती इंसान थी। ऐसी इंसान जो पिछले 1 घंटे से बार बार उसे घूर रही थी। दुरान ने चेहरे की बजाय सिर्फ आंखें घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो फौरन चेहरे के सारे पट्टे खींचे मुस्कुरा दी। दुरान अब चेहरा उसकी तरफ उठाए सवाले नसों से दिख रहा था। जैसे ही दुरान पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जवेरिया ने फौरन पीछे बांधे हाथ खोले। वो मैं बहुत बोरियत महसूस कर रही हूँ। मुझे टीवी देखने का शौक नहीं। अगर मुझे कुछ किताबें मिल जाएं तो। बिना किसी झिझक के वो एक तसलसल में अपनी बात मुकम्मल किया। अब जवाब की मुंतज़िर थी। टीवी से उसे कभी लगाव नहीं था। किताबें वो बहुत शौक से पढ़ती थी और अब भी यही ख्याल जहन में आने पर वो दुरान के सर पर खड़ी थी। चंद सेकंड से खामोशी दोनों के बीच हायल हुई, जिसमें दुरान की पेशानी पर नौमदार शिकन इस बात की वजाहत थी कि उससे जवेरिया की मुदाखलत नागवार गुजरी है। जो चाहिए अनिल से कह सकती हैं, आपको वो ला देगा। बेजस्सा सपाट लहजे में जवाब आया और निगाहें फिर से टीवी स्क्रीन पर जमा दी। लबों को आपस में मिलाए वो बन में उठाए अब भी उसकी तरफ देख रही थी। दुरान ने उलझकर चेहरे का रुख दोबारा उसकी तरफ मुड़ा। अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो अब क्या मुसीबत है। ठीक ऐसे ही जज्बात में सर को जंबिश दी और वापसी के लिए मुड़ी फिर रुकी। और मुझे उंगली हवा में उठाए याद आ जाने वाली बात की शुरुआत की ही थी कि दुरान ने बात काट दी। अनिल से कहेंगी जो भी चाहिए आपको। कथियत से कहा। बड़ा ही रूखा लहजा था। वो जो बात करने जा रही थी, फीके से चेहरे के साथ हवा में मल्लिक हाथ नीचे किया। ओके। लबों को आपस से मिलाए मोतिव लहजे में सर तस्लीम हम किया और फिर कदम दोबारा बेड की तरफ बढ़ा दिए।
बिस्तर पर उसी जगह आकर मुजस्सिम बनकर बैठ गई, जबकि वो अभी उसी फजूल सी डॉक्यूमेंट्री को बड़े अनहमाक से देखने में ऐसे महू था जैसे ये सारी रिसर्च आज उसी के लिए की गई हो। कुछ देर यूं ही कभी उसे और कभी टीवी स्क्रीन को देखते देखते वो कभी नींद की वादियों में कोई इल्म ना हुआ। आरवी की पुरसोच निगाहें मज़ीद सुकड़ गई थीं। आंखों की पुतलियों में परेशानी की झलक पपोटों के बाहर की छुरियों में इजाफा कर रही थी। लबों पर एक हाथ की उंगलियों को धरे वो हल्की सी छुरीदार चेहरे पर गहरी सोच के तासुरात लिए बैठा था। जदीद तर्ज के सामान से लेस उस कमरे में मखमली नीले रंग के कोच पर वो इस वक्त ब्रूस के सामने बैठा था, जो ग्लासों में शराब उंडेलते हुए उस पर बार बार निगाह उठा रहा था। कमरे की खिड़कियों से परे किए हुए पर्दों से अंधेरी रात में चमकती बिजली और बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से रगड़ रही थीं। उसे ब्रूस ने किसी हाथ खबर से आगाह करने के लिए अपने घर में बुलाया था, ऐसी खबर जो उनकी मदद कर सकती थी। वो उस लड़की को घर से निकालेगा नहीं और हम कभी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। शियोन नाम की तलवार अलग मेरे सर पर लटकी रहेगी और कारोबार भी चौपट होगा। तो हम भी लड़की तक पहुंचने के लिए पहले घर तक पहुंचने का सोचते हैं। ब्रूस ने मशरूब से भरा ग्लास हार्वी की तरफ बढ़ाया। लबों पर मायने हेज मुस्कुराहट थी। घर तक? वो कैसे? हार्वी ने पुरतजस्सुस गर्दन को हम दिया। ग्लास उसके हाथों से थामते हुए निगाहें ग्लास की बजाय उसके चेहरे पर जमी थी। दुरांग विलास से मौजूद बाकी अफराद के जरिए? ब्रूस ने मुस्कुराहट गहरी की और मेज पर से अपना ग्लास उठाया। ऐसा कौन हो सकता है जिस पर यह इतबार किया जा सके कि वो हमारी मदद करेगा? हार्वी अभी निगाहें चुंदी किए उसे शुभे से देख रहा था। वो चालाकी से एक रुख को लब चढ़ाए मुस्कुराया। आंखों में कमीनी चमक उभरी। बुरहान मलिक? अपना ग्लास धीरे से उसी ग्लास के संग टकराया। कांच के आपस में बजने की मधम आवाज से कमरे की खामोशी को तोड़ा। दुरांग का भाई, मगर वो बहुत नफरत करता है दुरांग से। ब्रूस ने लबों से ग्लास को हटाए घूंट को हलक में उंडेलते हुए वसाहत दी। मुझे तो नहीं लगता। उसको टीवी में जितने भी रोल मिलते हैं वो दुरांग की बदौलत ही तो मिलते हैं। फिर ये बात हजम नहीं होती मुझे। हम किसी नई मुसीबत में फंस सकते हैं। आरवी ने सोफे की पूछ से टेक लगाते हुए सर को नफी में जंबेश दी। इसी बात से तो नफरत है उसे। वो अपने ऊपर से दुरांग के लेबल को हटाना चाहता है, अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है। ब्रूस की मुस्कुराहट हन्नूस लबों पर मौजूद थी और आंखों में इरादे की चमक। और उसको वो पहचान हम देंगे। वसक से कहा और दांत तलब निगाहों से हार्वी की तरफ देखा, जो हनूस फिक्रमंद लग रहा था। रूस से आंखों को बंद किए सर को दाएं बाएं ऐसे हिलाया जैसे उसे कह रहा हो कि इस दफा भरोसा रखो मुझ पर। दुरान ने कमरे के दरवाजे के अत्ते को घुमाया, कंधे पर एक हाथ से गहरे भूरे रंग के कोट को पीछे के रूख लटकाया। दूसरे हाथ में पकड़े मोबाइल पर निगाह जमाए हुए था। अंगूठा स्क्रीन पर रुका हुआ था। मौसम की खराबी की वजह से उन्हें शूटिंग से जल्दी पैकअप करना पड़ा, इसलिए वो बाकी दिनों की निस्बत आज दोपहर को ही तुरंग विलास वापस आ चुका था। हल्की गंदमी रंग की गर्म जर्सी जो गर्दन के ऊपरी हिस्से को भी ढांप रही थी, उसके नीचे कोट के हमरंग पैंट पहने महसूस अंदाज में हल्के से बिखरे बालों समेत बेनियाजी से कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही कानों में पड़ती आवाज़ पर झोंकर मोबाइल पर झोंका सर ऊपर उठाया। पूरे कमरे में खूबसूरत आवाज़ में सूरज रहमान की तरावत गूंज रही थी। सामने के मंजर को देखकर जहां पाँव मंजमंद हुए, वहां उसके मजबूत बाजू पर मौजूद भूरे बाल मस्सों के उभार समेत खड़े होने लगे। सोफे पर आंखें मूंदे बैठी वो ना सिर्फ तलावत सुन रही थी, बल्कि खुद भी साथ साथ तलावत कर रही थी। सुर्ख रंग के लंबे से मैक्सिनुआ फ्रॉक पर सतरंगी स्कार्फ को सर पर उड़े बिना किसी संघार के शिफाफ चेहरे पर घनी स्याह पलके मूंदे, कान के पास से गर्दन तक झूलती घुंघराले लट्टू से बेखबर वो कोट में मोबाइल धरे टांगे सोफे पर समेटे बैठी थी। दुरान की कनपटी की रगें तन गई थीं। वो कमरे के अफसूं सदा माहौल का पाकीज़ा हिस्सा बनी उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। चारों तरफ से तलावत की मुख्तलिफ आवाज़ें गूंजने लगी थीं। बहुत से सर जोर जोर से हवा में हिलते हुए दिखाई देने लगे थे। मैं ना कहती थी, यहूदी औरत का कंधा खून है ये। कुरान हिफ्स करने डाला, कम बात वो छोड़ाया। अब भी कहीं कोई दीन की बात हो ले, शैतान की तरह भागता है वहां से। मुझे तो कभी लगता है वो औरत अपना कोई गुनाह नवीन का नाम लेकर हमारे सर मुंड गई है। कानों में गूंजते जुमले चेहरे की रंगत को सुर्ख कर रहे थे। नाक खुलाए वो बिफर कर आगे बढ़ा। दुरान के कमरे में आए आज उसे 5 दिन हो गए थे। अनिल ने ना सिर्फ उसकी मुंतहब करदा किताबें ला दी थी, बल्कि एक रत मोबाइल फ़ोन भी दे दिया था, जो बाकोल उसके दुरान के कहने पर ला कर दिया था। और अब वो उसी फ़ोन पर तलावत सुन रही थी। कुरान पाक के तर्जुमा और तफसीर उर्दू में पढ़ने के बाद
वो अब अरबी ज़ुबान में भी कुरान पढ़ना चाहती थी और उसकी मश्क के लिए इस कैद से बेहतर और क्या हो सकता था। दुरान तो शूटिंग के लिए निकलता तो रात के वापस आता था। वो सारा दिन कमरे में रहती थी। कुरान की तिलावत के अमल ने उसे पुरसुकून कर दिया था। पिछले 3 दिन से वो सूरह रहमान याद कर रही थी और इस वक्त वो इतनी महू थी कि किस लम्हे दरवाज़ा खोला और कब दुरान तेवरी चढ़ाए उससे करीब आकर खड़ा हुआ। खबर ना हुई। वो तो जब बंद आंखों से ही दुरान से उठने वाली महसूस हो रूह नाक के नथनों में घुसी। उससे पट से आंखें खोली। दुश्मन जहाँ उसके सर पर खड़ा था। ओह! मुझे नहीं पता चला, आप कब आए? जज़्बा सोकर फ़ौरन तलावत को बंद किया। सोए पर रखे पाँव नीचे उतारे। आइंदा से सबके लिए एयरफोन इस्तेमाल किया करें। वो पैरों में स्लीपर पहन रही थी जब दुरान का चुभते से लहजे में कहा गया जुमला सुनाई दिया। उससे चेहरा ऊपर उठाया तो वैसे लाल पप्पू का खड़ा था जैसे उससे बिना एयरफोन तलावत सुनने का बहुत बड़ा गुनाह सर अंजाम दे दिया हो। क्यों? क्या आपके कमरे की दीवारों को भी कुरान पाक की तलावत सुनना नापसंद है? पर जैसा जवाब था जो बिना सोचे समझे वो अचानक दे गई। पता नहीं क्यों मगर उसका इस छोटी सी बात पर बिलावजह इतना गुस्सा दिखाना उससे बुरी तरह खल गया। उसके तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि वो आज जल्दी आ जाएगा, वरना तो वो उसके आने तक अपनी मशक मुकम्मल कर लेती थी। इस वक्त कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था और मुझे नहीं लगता ऐसे में भी मुझे एयरफोन लगाने की ज़रूरत है। तड़ाक से अगला जुमला कहा। वो जो उसके जवाब पर सबकी आगे बढ़ने वाला था एकदम से रुका। वो अब सोफे पर से उठ चुकी थी। बड़े रूप से दुरान की तरफ देख रही थी। फ्रॉक का सुर्ख रंग गालों पर अक्स डाल रहा था या शायद वो गुस्से से लाल हो रही थी। क्या ये कमरा आपका है? दुरान ने तेवरी चढ़ाए गुस्से से पूछा। उसका एतमाद उससे अंदर से झंझोड़ कर रख देता था। नहीं ना। तो चाहे मैं इस कमरे में मौजूद हूं या ना हूं, मेरे कमरे में कैसे रहना है ये मैं डिसाइड करूंगा। आप नहीं समझी? चेहरे को उसके चेहरे के करीब करते हुए गुस्से में चीखा। जवेरिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो कैसा मुसलमान था जिसे कुरान की तलावत तक से उलझन थी। दिल उसके चीखने पर एक पल के लिए लरसा, लेकिन अगले ही लम्हे गहरी सांस से थी उसकी आंखों में आंखें डाल चुकी थी। नहीं, नहीं समझी, मगर आपको कुछ अच्छे तरीके से समझा देना चाहती हूँ। उफ, उफ। भला का इत्मीनान तुरान पर तड़ी लगाती धौंस जमाती वो दुनिया की पहली लड़की थी। वो उसे समझाने जा रही थी जो सबकी समझ को समझ आता था। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए ठहरी हुई हूँ जिसमें 1% मेरी खुद की मर्जी शामिल नहीं है। उसी के लहजे में बोलती वो दुरान को हैरत में डाल रही थी। सुर्ख पड़ते गाल, बड़ी खुली गुस्से में भरी स्याह पुतलियों वाली आंखें, उठती नाक, सांवली रंगत, शफाफ चेहरा, घुंघराली लटें। वो इस लम्हे उस पर चिकती पूरी क्यों नहीं लग रही थी। मैंने आपको उस दिन भी कहा था मुझे आपसे सिर्फ इतनी ही मदद चाहिए कि आप मुझे उस होटल से बाहर निकाल दें। हातिम ताई बनने का भूत आपके सर पर सवार हुआ था। बड़े रोब से उसकी आंखों में आंखें डाले चीख रही थी। उसकी जगह कोई और लड़की होती इतनी अकड़ पर अब तक उससे थप्पड़ खा चुकी होती, लेकिन उसके लिए दिल थप्पड़ मारने का तस्वुर भी नहीं कर रहा था। ओह, एक मिनट, मैं ये कैसे भूल गई कि आप हातिम ताई नहीं बने थे, बल्कि मेरी उस मदद के पीछे आपका अपना भी मुफाद छुपा था। देख चुकी हूँ मैं वो वायरल वीडियो और लोगों के कमेंट्स। चेहरे की लटों को एक हाथ से पीछे करती वो अब लब भींचे जोर जोर से सर को हिला रही थी। सीने पर हाथ बांधे अपनी तरफ से वो दुरान को खूब सुना रही थी, जबकि वो अपने ही अंदर बढ़ती उलझन से उलझा खड़ा था। रही बात ये कि मुझे यहाँ इस कमरे में कैसे रहना है, तो सुन लें, आज से जितना आपका इस कमरे पर हक है उतना मेरा भी है। मैं जितने दिन भी इस कमरे में रहूंगी, चाहे झूठी बीवी की हैसियत से रहूं, मेरा जैसे दिल चाहेगा मैं यहाँ रहूंगी, जैसे दिल करेगा वो करूंगी। अगर ये सब बर्दाश्त नहीं तो मुझे निकाल सकते हैं आप। कंधे उचकाए बड़े एतमाद से अपनी बात मुकम्मल की। तुरंत ताहन्नूस खामोश खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मौजूद बेखूफी को देखता हुआ वो शायद अब जवाब की मुंतज़िर थी, इसीलिए चुप हो गई। नूरान ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली और फिर सराहियत से उसके पास से गुजरता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कोट को हैंग स्टैंड पर लटकाए वो अजीब बेचैनी से पेशानी से ला रहा था।